इसको जो है दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने 50 प्रश्न दोस्तों कर दिया है। दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत पहले ही 1995 से लेकर 2024 तक दोस्तों जितने भी प्रश्न सी सेट हो, जीएस हो दोस्तों, कुछ भी हो दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। फिर रिवीजन टाइप का ये हम चालू किए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ जो है शुरू करते हैं। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न है उसको देखते हैं दोस्तों। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था दोस्तों, यहाँ आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा अपने स्तर से। बाकी दोस्तों हम जो है बाकी आपको उत्तर देने का दोस्तों प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए आ जाइए देखते हैं। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन पारिस्थितिक परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है दोस्तों। पूंजी का लाभ देखिए दोस्तों, बहुत धीरे धीरे करने पर 10-20 प्रश्न नहीं एक घंटे में कर पा रहे हैं, तो थोड़ा तेजी के साथ करते हैं। पूंजीगत लाभ हो सकता है दोस्तों किन परिस्थिति में, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पूंजीगत लाभ हो सकता है। पहला कह रहा है जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो जाए, मतलब दोस्तों जो उत्पादन आपने किया है वो जो है विक्रय तेजी से बिकने लगे। दूसरा, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो जाए, मतलब आपने कोई खेत खरीदा वो जो है और आपको ऑटोमेटिक दोस्तों उसका मूल्य बढ़ जाए। तीसरा, जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसका लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो दोस्तों पूंजीगत लाभ जो है आपको कब होगा दोस्तों, ये पूछा है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर दोस्तों सही उत्तर बताइए। चलिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों पहला गलत है दोस्तों, ये जो है पूंजीगत लाभ नहीं हुआ दोस्तों। पूंजी की वजह से जो है लाभ हो जाए, ये तो दोस्तों आपने जो है खरीदा बेचा वो तो उसमें आ जाएगा। पूंजी की वजह से जो लाभ है वो होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने एक पूंजी बनाई, एक आपने संपत्ति खरीदी और कुछ दिनों बाद दोस्तों उसका मूल्य बढ़ जाए तो ये पूंजीगत लाभ हो गया। ऐसे ही दोस्तों आपने कोई रंग चित्र खरीदा और उसका ऑटोमेटिक मूल्य बढ़ जाए दोस्तों, तो ये जो है पूंजीगत लाभ में आ जाएगा। तो 2 और 3 हो जाएगा। चलिए देखिए, जब किसी संपत्ति को उसकी मूल कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो यह अधिक के पूंजीगत लाभ कहलाता है दोस्तों। जो ये अधिक मिलता है अर्थात पूंजीगत लाभ तब होता है जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि होती है। मतलब दोस्तों संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में पूंजीगत लाभ होता है। पूंजीगत लाभ के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि को सम्मिलित करने का कारण, यदि पूंजीगत लाभ में कृत्रिम वृद्धि होता है दोस्तों, प्राकृतिक वृद्धि होना चाहिए। अगर कृत्रिम वृद्धि होता है तो स्थिति में इसमें हानि की संभावना है दोस्तों। अगर महंगाई बढ़ गई तो हानि हो सकती है, हानि की संभावना अधिक हो जाती है तथा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त लोकप्रियता बढ़ने के कारण रंग चित्र के मूल्य में वृद्धि पूंजी की निवेशित मात्रा पर है दोस्तों। आपने पैसा लगाया उसमें आपको लाभ मिला को प्रकाशित करता है तो इसे पूंजीगत लाभ में सम्मिलित करते हैं दोस्तों। आपने कोई निवेश किया और वहां से जो है दोस्तों ये मिले तो ये कहानी है पूंजीगत लाभ की। 52 प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पुराने समय में दोस्तों श्रेणी जो संगठन था अर्थव्यवस्था में अत्यंत भूमिका निभा रहा था उसके बारे में बताना है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा दोस्तों, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी ही वेतन कितना होगा, काम करने के नियम क्या होंगे, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करता था। अब अगला है, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था दोस्तों। जो अपने सदस्य थे उस पर वो न्यायिक अधिकार रखता था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। प्राचीन काल में श्रेणियों के संबंध बताइए, पहला सही है कि गलत है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। ये गलत है दोस्तों, राजा प्रमुख नहीं हो। दूसरा, श्रेणी वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करता था। ये श्रेणी का ही काम था कि वो वेतन कितना होगा, काम करने के नियम क्या होंगे, मानक कितना होगा, कीमतों को सुनिश्चित करता था। और तीसरा, श्रेणी जो है श्रेणी ही अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था दोस्तों। अपने सदस्य जो थे उन पर न्यायिक अधिकार रखता था। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाए। प्राचीन अर्थव्यवस्था में
एक मिनट दोस्तों, यार हम लगाए नहीं, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्राचीन अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणियों के अपने अलग न्यायालय होते थे। मतलब दोस्तों, ये जो श्रेणियाँ थी वो अलग ही न्यायालय अपना चलाती थी, अपने सदस्यों के विवाद का निपटारा करते थे। श्रेणी ही जो है वेतन, काम के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। नगर श्रेष्ठी नगर के महाजनों का प्रमुख होता था। दोस्तों, नगर श्रेष्ठी जो होता था वो नगर के जो महाजन होते हैं उनका जो है प्रमुख माना जाता था। अगला प्रश्न गरीबी एवं बेरोजगारी से। हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA हेल्प इन द रिड्यूशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। जिला ग्रामीण दोस्तों, जिले में गाँव को विकास के लिए जो प्राधिकरण बनाया गया भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद कर रहा है? गाँव को निर्धनता को कम करने में, गरीबी हटाने में। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि DRDA देश के कुछ विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करता है, तो पंचायती राज संस्थानों के रूप में ये कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ जो है दूसरा कह रहा है कि DRDA विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। और अगला है निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटर स्केक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ठीक है, उनका प्रभावी उपयोग होता है। तो कौन सा इसमें से सही है ये पूछा है हमसे जो है, इसमें से दोस्तों कौन सा है जो जिला जो है जो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण है वो क्या करता है, इसमें से ये पूछा है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्या लग रहा है? विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन। दोस्तों ये नहीं करता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने का काम नहीं है। तीसरा दोस्तों सही है, इसका काम है दोस्तों निर्धनता रोधी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन। जो भी दोस्तों निर्धनता को, गरीबी को कम करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका देख रेख करता है और अंतर क्षेत्रीय इंटर सेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करता है कि जो उनकी अंतर जो विभाग है उनमें जो है समन्वय बने रहे और सहयोग और सुरक्षा सुरक्षित रहे। तो ये दोनों काम करता है। अगला DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए, गरीबी मिटाने के लिए कार्यक्रमों के लिए मिले कोष। दोस्तों जो उसे पैसा मिलता है, ठीक है, तो मिले कोष का निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो, जहां उपयोग होना चाहिए वहां। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज के अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य, केंद्र 75% और राज्य 25% के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटर सेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित है। DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। अगला प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर। NDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ जो है ये जो है द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलपमेंट ऑफ द, दोस्तों ये कौन जारी करता है? तो ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ UNDP सपोर्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड जो है निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व
विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है दोस्तों, जो यूएनडीपी के समर्थन से जो है, इनके समर्थन से ऑक्सफोर्ड जो है निर्धनता एवं मानव विकास के नेतृत्व तथा विकास के लिए विकसित बहुआयामी जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी के समर्थन से, और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास के नेतृत्व द्वारा ये नेतृत्व करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से सम्मिलित है दोस्तों, इसमें ये बताना है। पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति की क्षमता, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी जो है उसकी विकास दर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर दोस्तों, इसमें से कौन सा सही कूट है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है पारिवारिक स्तर की शिक्षा कितनी है, और इसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य क्या स्थिति है, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन कितना है, इसको ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति बिल्कुल गलत, जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यूएनडीपी समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन सम्मिलित है। बहुआयामी में तो बहुत ध्यान दिया जाता है कई चीज़ों को। निर्धनता सूचकांक की अवधारणा वर्ष 1990 में आई थी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार भारत ने वर्ष 2006 से 16 के मध्य 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 10 वर्ष में 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर। भारत का झारखंड राज्य बहुआयामी गरीबी की सबसे तेज़ी से समाप्त करने वाला राज्य बना है। झारखंड में वर्ष 2005-06 में जहाँ 74% लमसम 75% थी, वहीं वर्ष 2015-16 में मात्र 46% रह गई है। आर्थिक नियोजन चलिए, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नेशनल इनकम बजट। 55 जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का क्या प्रयास है दोस्तों, क्या करना चाह रही है यह? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। दूसरा, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध करना। और तीसरा, गर्भावस्था और प्रसूति में से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। क्या लग रहा है दोस्तों, वेतन की जो हानि हुई है उसको आपूर्ति करेगा दोस्तों? ये गलत है दोस्तों। ऐसा करने लगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा सरकार को नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग भी। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना दोस्तों। प्रमोट टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दोस्तों, संस्था में जो है बच्चे पैदा हो। प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध करना दोस्तों, कि जो मतलब कुछ पैसे दे देना जिससे जो है आराम से जो है उनका खर्चा पानी निकल जाए। चलिए, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना दोस्तों ये कब लाया गया था जननी सुरक्षा योजना? तो 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई है। 12 अप्रैल 2005 से जो है ये प्रारंभ की गई है। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब दोस्तों पैसा जो मिलेगा वो 100% केंद्र सरकार देगी। केंद्र प्रायोजित केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्र प्रायोजित इस योजना ने दोस्तों, एक मिनट, केंद्रीय क्षेत्रक योजना केंद्र पर 100% दोस्तों केंद्र ही देगा। एक दोस्तों होता है केंद्रीय क्षेत्रक योजना दोस्तों, क्षेत्रक योजना में 100% केंद्र पैसा लगाती है, और जो प्रायोजित होता है दोस्तों उसमें राज्य भी पैसा लगाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों यहाँ केंद्र भी पैसा लगा रही है। केंद्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का स्थान लिया है दोस्तों। पहले राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही थी, वहीं पर अब जननी सुरक्षा योजना आ गई है तथा 2005-06 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना तथा प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक तथा प्रसूति की लागत वहन करने में माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के पहले 2 जीवन प्रसवों के समय प्राप्त हुआ है दोस्तों। मतलब जो है 19 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको पहले दो बच्चे पैदा होंगे
उनके लिए मिलेगा। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। ये सब पुरानी योजनाएं हो गई है, अब नहीं पूछेगा। कंसिडर द फॉलोइंग 2012 का दोस्तों ये प्रश्न पत्र है, इसलिए पूछ रहा है। 2012 का भी कांग्रेस सरकार थी उस समय का। अब मोदी जी की योजनाएं पूछेगा, अब पुराना हो गया। निम्नलिखित दोस्तों लिखने के लिए लिख सकते हैं आप कहीं पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान उपयुक्त में से किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसमें से कौन से कर्मचारी जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं, दोस्तों यहाँ बताना है। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन, समाचार पत्र तथा प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा, इसमें से दोस्तों कौन सा जो है सामाजिक योजनाओं का जीवन बीमा प्राप्त करते हैं। दोस्तों 1 2 सभी कौन सा होगा दोस्तों बताइए। यहाँ पूछा है दोस्तों कि कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, समाज में जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ है किनको दिया जाता है दोस्तों, ये पूछा है। कर सकते हैं दोस्तों, तो ये चारों कर सकते हैं। होटल तथा रेस्तरां, मोटर वाहन उद्योग, समाचार पत्र, निजी संस्थान प्रतिष्ठान, सबके लिए है दोस्तों। ये डी ऑप्शन होगा। कर्मचारी राज्य बीमा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के ताज़ा निर्णय के अनुसार अब 10 कर्मचारियों वाले कारखाने संस्थान भी इसके दायरे में आएंगे। मतलब 10 कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो अभी आ जाएंगे, भले ही वह निर्माण प्रक्रिया में विद्युत का प्रयोग कर रहे हों या नहीं। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा जिसे बोला जाता है दोस्तों, कि कार्य निम्नलिखित में से कौन है आशा के कार्य। राष्ट्रीय ग्रामीण पूरे देश में गांव की स्वास्थ्य मिशन, गांव में जो स्वास्थ्य है उसके मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षण दे दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है उनको आशा के रूप में जाना जाता है। ये निम्नलिखित में से कौन से हैं दोस्तों, ये जो है आशा के कार्य क्या हैं दोस्तों, इनका क्या काम होता है। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल, जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना, बच्चों का प्रसव कराना। दोस्तों क्या क्या आशा जो गांव में होती हैं वो क्या क्या काम करती हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4। देखिए दोस्तों ये क्या क्या काम करती हैं आशा जो होती हैं। इनका काम होता है दोस्तों, ये स्त्रियों को प्रसव पूर्व मतलब जो है बच्चा पैदा होने से पहले देखभाल, जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाना, उनको जांच कराने के लिए जो आसपास में दोस्तों स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हो वहाँ पर ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना कि आप ये जो है मतलब जो है प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। तीसरा, पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना कि आपको भोजन और सुरक्षा सही मिल रहा है कि नहीं। बच्चों का प्रसव कराना दोस्तों ये गलत है दोस्तों, बच्चों का प्रसव कराना दोस्तों इनका काम नहीं है, इनको ले जाना है बस काम दोस्तों हॉस्पिटल तक, स्वास्थ्य तक। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत प्रारंभिक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसवीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना उपलब्ध कराना, गर्भवती स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल व जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी हेतु गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग कराना इत्यादि। बच्चों का प्रसव कराना आशा का कार्य नहीं है दोस्तों, ये जो है आशा ये काम नहीं करती है। 58वां प्रश्न दोस्तों, हाउ डोज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक
टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निबंधनों के आजीविका विकल्प को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, गांव में क्षेत्रीय जो गरीबी है उसको आजीविका के जो खाने पीने के लिए विकल्प को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है, ये पूछा गया है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करता है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। और अगला है तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। कौन सा है दोस्तों आजीविका मिशन, कौन सा काम करता है, इसमें से बताना है दोस्तों। 1 2 2 1 3 1 2 3 4। चलिए दोस्तों बताइए, ये सही है। कृषकों को निःशुल्क जो है बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट, लघु सिंचाई संयंत्र देकर। दोस्तों कहीं आप देखें कि ये इतना चीज़ें आपको निःशुल्क मिल रहा हो, कहीं नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए ये गलत कर दीजिए इसे। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके ये करेगा दोस्तों। कौशल विकास करेगा आपको सिखा देगा भाई ऐसे तुम कमाओ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतरता के लिए जो है वही काम। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग। दोस्तों कहाँ गांव में जो है नया विनिर्माण उद्योग लग रहा है और कृषि व्यापार केंद्र स्थापित हो रहा है, ऐसे भी दोस्तों आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निबंधनों के आजीविका विकल्प को सुधारने का प्रयास है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRL की शुरुआत की। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर उनके माध्यम से निबंधनों की निबंधनता के निवारण के लिए शुरू किया गया। इस मिशन की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित करके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन यापन की अस्थायी आधार प्रदान करने की सरकार की योजना है। कृषि उद्योग एवं व्यापार, कृषि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इनके बारे में पूछा है दोस्तों। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतियां चालू की हैं दोस्तों। विनिर्माण क्षेत्र मतलब दोस्तों क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की है सरकार ने। पहला, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करना। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करना। एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। प्रौद्योगिकी जो है, और तीसरा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना। कौन सा काम किए दोस्तों, निम्नलिखित त्रुटियों को सही बताना है। निर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीति लाई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करना सही है दोस्तों। एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, यह भी सही है। और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना, यह भी सही है। तो तीनों सही है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना एवं प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना की पहल की है। चलिए आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, ये भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार इतना है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, वस्त्र उद्योग दोस्तों शामिल है कि नहीं बताइए। ये दोस्तों आपको याद ही होगा 8 जो है कोई उद्योग कौन से हैं दोस्तों। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दोस्तों
वस्त्र उद्योग नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, वस्त्र उद्योग नहीं है। सीमेंट है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, तो ये सब है दोस्तों। वर्तमान में भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार वर्तमान में 40.27% है। ठीक है, इन 8 मूल उद्योगों में दोस्तों कोयला है, क्रूड ऑयल है, स्टील है, बिजली है, सीमेंट है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, याद रखिएगा, और रिफाइनरी उत्पाद है। तो कोयला, क्रूड ऑयल, स्टील, बिजली, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद शामिल है। मुद्रा बैंकिंग का प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों के बैंक का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय मतलब दोस्तों मूल, बैंक यही है, यहीं से सब जन्म लिए हैं, के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? बाप मतलब सभी बैंकों का बाप है कौन? आरबीआई। आरबीआई मतलब दोस्तों द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर। बैंक दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दोस्तों इसके बारे में कह रहा है कि कौन से सही है? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित करते हैं और वन बैंक जो है आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं। दूसरा, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों आरबीआई जो है वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको जो है पैसा देता है। और दोस्तों तीसरा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है, मुद्रा के विषय पर परामर्श देता है। कौन सा काम करता है? भाई बाप है सभी बैंकों का, तो क्या क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। 2 3 1 2 1 2। तो दोस्तों बाप ही है तो सभी काम तो कहेगा कि भाई तुम जो है अपनी जमा संचित रखो। अन्य बैंकों के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, यहीं पर जो है दोस्तों पैसा जमा करेंगे, अपने ऊपर ही जमा करेंगे। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है जब उन्हें उधार की जरूरत होती है। आरबीआई मौद्रिक नीति परामर्श भी देता है कि मुद्रा का कैसे जो है मार्केट में जो है कम और बेसी करना है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, देश का हो गया दोस्तों। रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक का कार्य करता है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित करते हैं। मतलब दोस्तों अन्य बैंक जो है वो अपना पैसा यहीं इसके पास ही रखते हैं, जिससे आरबीआई साख नियंत्रण करता है। मतलब दोस्तों पैसे पर नियंत्रण करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तथा मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है दोस्तों। अब इसके अतिरिक्त विदेशी विनियमन पर नियंत्रण रखता है, विदेश से जो पैसा लिया जाता है। नोटों का छापना और निकालना इसी का काम है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना इस कार्य में सम्मिलित है। तो भाई ये जो है बैंकों का बैंक है तो अब ये सब काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई द इकोनॉमी। निम्नलिखित उपायों में से किन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? अर्थव्यवस्था मतलब दोस्तों हमारी देश की व्यवस्था, मुद्रा मतलब पैसा, आपूर्ति मतलब आपूर्ति करना, वृद्धि मतलब होना। मतलब दोस्तों मार्केट में पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोस्तों मार्केट में पैसा जो है, मार्केट मान लीजिए दोस्तों ये भारत है, इसमें दोस्तों पैसा जो है कैसे जो है तेज़ी से लोगों को दिया जाए, ये बताना है दोस्तों। समझ रहे हैं ना, थोड़ा भाषा आसान कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियाँ का क्रय। दोस्तों केंद्रीय बैंक से अगर लोग सरकारी प्रतिभूति, दोस्तों होती क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों आप जो है पैसा देंगे और आपको जो है एक जो है प्रतिभूति मिल जाएगी, एक कागज़ मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे जब बाद में देंगे तो इस पर जो है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो क्या लग रहा है दोस्तों कि अगर जो है आप पैसा केंद्रीय बैंकों द्वारा, मतलब केंद्रीय बैंक तुम कौन है दोस्तों? आरबीआई के पास अगर दोस्तों आप प्रतिभूति खरीदेंगे तो पैसा दोस्तों किसको देंगे? आरबीआई को। तो पैसा जब आप देंगे दोस्तों तो पैसा कहाँ आ गया? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास आएगा दोस्तों तो मार्केट में पैसा कम होगा कि ज़्यादा होगा? बताइए क्या लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। अगर दोस्तों लोग जो है करेंसी अपने पास न रख कर बैंक में जमा कर देंगे तो पैसा दोस्तों मार्केट में घटेगा कि बढ़ेगा? क्या लग रहा है दोस्तों? सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया कर, अगर दोस्तों सरकार ऋण लेगी तो किस लिए लेगी दोस्तों? जनता के लिए लेगी और जनता के लिए खर्च करेगी, तो दोस्तों मार्केट में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? और चौथा दोस्तों
केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर दोस्तों केंद्रीय बैंक लोगों को सरकारी प्रतिभूति बेचेगा तो सरकारी प्रतिभूति मतलब दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के उनका मूलधन जो पैसा दिए थे वो देगा। तो दोस्तों ये पैसा जो है मार्केट में आएगा कि केंद्रीय बैंक पर रहेगा। तो कह रहा है दोस्तों कि इसमें अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो कौन सा ऑप्शन होगा, बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये बताना है दोस्तों। चलिए, मनी दोस्तों, जो मनी है वो जो है मार्केट में आना चाहिए। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय मतलब दोस्तों सरकारी जो प्रतिभूति लोगों को बेची थी केंद्रीय बैंक, उससे जो है खरीदना चाहती है दोस्तों। अगर खरीदेगी, एक मिनट दोस्तों, केंद्रीय बैंक अगर दोस्तों अपनी प्रतिभूति खरीदेगी तो जनता को पैसा मिलेगा, और दोस्तों प्रतिभूति जनता बेचेगी तो जनता को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट में पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों पिछली बार हमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, तो यहाँ दोस्तों मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो ये तो सही हो गया दोस्तों, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा यहाँ से। दूसरा दोस्तों, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, दोस्तों जब लोग जो है बैंक में जो है पैसा जमा कर देंगे बैंकों में, तो लोगों के पास पैसा, मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा। तो दोस्तों मार्केट में पैसा लाना है, गायब नहीं करना है, तो ये गायब हो रहा है तो इसलिए कट जाएगा। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, अगर दोस्तों सरकार जो है बैंक से ऋण लेगी तो दोस्तों वो लोगों के भलाई के लिए लेगी, लोगों के लिए काम करेगी, और इससे भी जो है मार्केट में पैसा बढ़ेगा, तो ये भी सही है। चौथा, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर दोस्तों सरकारी प्रतिभूति अगर बेचेगी तो सरकारी प्रतिभूति लोग खरीदेंगे, और पैसा दोस्तों किसको देंगे, केंद्रीय बैंक आरबीआई को देंगे। तो मार्केट से दोस्तों पैसा कहाँ आ गया, आरबीआई के पास, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो इससे दोस्तों मार्केट में पैसा बढ़ाना है, यहाँ कम हो रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों 1 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। पैसा दोस्तों मार्केट में बढ़ाना है, बस ये जानिए, पैसा दोस्तों मार्केट में बढ़ना चाहिए थोड़ी थोड़ी। ये दोस्तों कई लोग जो है, अगला प्रश्न जो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। दोस्तों जो आरबीआई होता है ना, पैसे पर दोस्तों यही नियंत्रण करता है, मार्केट में पैसा कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, लोगों को पैसा ज़्यादा देना है, कम देना है, ये नियंत्रण दोस्तों आरबीआई करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक और गुणात्मक उपायों को उपयोग करता है। दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने तथा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। मतलब दोस्तों अगर जो कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूति अगर खरीदी जाती है तो दोस्तों सरकारी प्रतिभूति लोग बेचेंगे तो लोगों को पैसा मिल जाता है। और दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण से दोस्तों अगर कोई जो है बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेंगे दोस्तों तो अभी जनता के लिए देने के लिए ही लेंगे, तो उससे भी दोस्तों मार्केट में पैसा बढ़ता है। तो यही दोस्तों ये हो जाएगा। अगला दोस्तों 63 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य, दोस्तों कोई मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कितना होगा ये पूछा है। कौन दोस्तों निर्धारित करेगा, विश्व बैंक निर्धारित करेगा। जैसे आपका देश का मुद्रा रुपया है तो रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कितना होगा, कौन निर्धारित करेगा, विश्व बैंक निर्धारित करेगा। दूसरा, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है, इससे निर्धारित होगा कि वस्तु और सेवा की आपकी कितनी मांग है, उस हिसाब से। और दोस्तों तीसरा, संबंधित देश की सरकार की स्थिति से निर्धारित होगा कि सरकार की स्थिति क्या है। और चौथा, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होगा कि उस सरकार के पास पैसा कितना है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों ये बताना है, इसमें से करेक्ट दोस्तों कौन सा होगा ये बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, संभावित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होगा। अगर दोस्तों आर्थिक जो है संभाव्यता से निर्धारित होता तो दोस्तों खूब जिसके पास पैसा होता उसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो जाता। तो इसलिए दोस्तों पैसा होने की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित नहीं होगा कि पैसा हो गया तो आपका जो है करेंसी का मूल्य बढ़ जाएगा। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होगा। बिल्कुल दोस्तों, सरकार स्थिर रहेगी तभी जो है दोस्तों आपका पैसा जो है, लोग जो है आपके पैसे पर विश्वास करेंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार जब बदलती रहती है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों मुद्रा जो है नीचे गिर जाती है।
और संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवा दोस्तों की कितनी मांग है, उससे जो है उसकी मूल्य उसकी मुद्रा का निर्धारण होगा। विश्व बैंक दोस्तों निर्धारित नहीं करता है, तो स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य संबंधित देश की सरकार की स्थिरता तथा संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग है से निर्धारित होता है। जिस देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अधिक होती है, जो देश की मांग दोस्तों अधिक होगी, सेवा जो भी वस्तु बना रहा है, जिस देश की मांग अधिक होती है, समझ रहे हैं, जिस देश की मांग अधिक होती है, देश का मुद्रा अधिक होता है दोस्तों, और देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होगा दोस्तों। जिस देश की वस्तु और सेवा की मांग अधिक होगी, उस देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होगा। इसके अतिरिक्त जिस देश की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य कम अनुमानित होते हैं दोस्तों, ऐसे देश की मुद्रा के मूल्य कम होते हैं। संबंधित देश की स्थिरता से भी, स्थिरता दोस्तों मतलब जो है शांति बनी रहे, से भी मुद्रा लगभग नियंत्रित होता है, तथा स्फीति, महंगाई एवं अस्फीति दोस्तों की स्थिति का नियंत्रण किया जाता है। कई बार दोस्तों सरकार अस्थिर हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, मूल्य गिर जाता है। अगला दोस्तों, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द बेसिक एम टू ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट बड़े बैंक प्रत्येक बैंक में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। बड़े बैंक प्रत्येक बैंक में अपना कार्यालय खोलें। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, जो बैंक है राष्ट्रीयकृत। और दोस्तों अगला है, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। सघन विकास के लिए, और सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। कौन सा होगा दोस्तों? लीड बैंक योजना दोस्तों, बताइए BCD में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए, मतलब हर जगह पहुंचने का प्रयास करें और इसके लिए पृथक पृथक जिले अपनाएं। प्रत्येक बैंक दोस्तों पृथक पृथक जिला अपनाएगा। लीड बैंक होता क्या है दोस्तों? लीड बैंक योजना का उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिले अपनाएं दोस्तों, मतलब विकास करने के लिए हर जिले में पहुंचे बैंक। लीड बैंक योजना जिलों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी। मतलब दोस्तों 1969 में जिलों की स्थिति को सुधारने के लिए जो है शुरू किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता था। एक बैंक को उस जिले का लीड बैंक घोषित कर दिया जाता था। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता था वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रम के लिए ऋण जुटाने से सभी वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करता था। मतलब दोस्तों नेता बन जाता था वहाँ का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टताएं दोस्तों 13वें वित्त आयोग क्या करना चाह रहा है, विशेषता क्या है वो बताना है। ए कह रहा है जाने का अविकल्प तथा इस प्रस्तावित अविकल्प के वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर टैक्स लगाए जाने का विकल्प तथा इस प्रस्तावित विकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज करना चाह रहा है। दूसरा, भारत में, एक मिनट दोस्तों, भारत के जननांकीय लाभ के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना बना रहा है जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए। और केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का केंद्रीय कर के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना चाह रहा है। मतलब दोस्तों अनुदान देना चाह रहा है। तो पूछा है दोस्तों कि कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग में की गई है। 13वां वित्त आयोग में दोस्तों क्या क्या करने की बात की गई है कि 13वां वित्त आयोग में क्या क्या किया जाएगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों देखिए, तीसरा, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, एक अनुदान स्थानीय जो सरकारें होती है पंचायती राज की, उसको केंद्र सरकार डायरेक्ट भी देता है दोस्तों पैसा, इसलिए तीसरा सही है दोस्तों। और दूसरा, भारत की जननांकीय लाभ के लिए अनुरूप 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करना। दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं रखा था दोस्तों कि लाखों नौकरी सृजित करेंगे 13वें वित्त आयोग में। पहला दोस्तों, वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर टैक्स लगाए जाने की अविकल्प तथा इसे प्रस्तावित अविकल्प के समापन में
संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, ये सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, सी ऑप्शन। चलिए, तेरहवें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टताएं, वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर टैक्स लगाए जाने का विकल्प तथा इससे प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज एवं केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए दोस्तों, ये जो है राजस्व के बंटवारे के लिए एक मानक तय करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया था। इस आयोग का अध्यक्ष NK सिंह थे दोस्तों, बनाया गया। इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। तो दोस्तों ये जो है इनका जो कार्यकाल है 2025 तक होगा दोस्तों। 13वें वित्त आयोग 17 नवंबर 2027 में किया गया वित्त आयोग का गठन दोस्तों, ठीक है। ये राज्यों और केंद्रों के बीच गठन जो टैक्स है दोस्तों उसे बांटने के लिए किया गया। अगला, भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार, एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन शेयर मार्केट, 66 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। मतलब दोस्तों कौन सी बात जो है भारत में विदेशी, मतलब दोस्तों विदेश के लोग, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष तरीके से, निवेश मतलब दोस्तों पैसा लगाना, समाविष्ट होगी। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों में, जो विदेशी कंपनियां हैं उसकी जो सहायक कंपनी के रूप में, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण करना, मतलब दोस्तों भारत की जो कंपनी है उसमें जो है 50% से अधिक जो है खरीद लेना, बहुसंख्यक का मतलब यही हुआ दोस्तों। और विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, मतलब दोस्तों विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा पैसा लगाना, उसमें ज़्यादा पैसा। पोर्टफोलियो निवेश दोस्तों, ये पोर्टफोलियो निवेश कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें ये पूछा जा रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोस्तों FDI दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है पैसा पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है दोस्तों। जैसे भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां दोस्तों, जो भारत में विदेशी कंपनियों की जो सहायक कंपनी है वो जो है अगर प्रत्यक्ष निवेश करेगी दोस्तों तो ये जो है FDI के अंतर्गत है। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, मतलब दोस्तों भारत की कोई कंपनी है उसका ज़्यादातर शेयर जो है दोस्तों भारतीय कंपनी, भारत के व्यक्ति की जो कंपनी है उससे ज़्यादा शेयर अगर जो है विदेशी कंपनी ले लें तो वो भी FDI में आ जाएगा। विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, विदेशी कंपनी दोस्तों अगर किसी जो है अनन्य रूप से किसी कंपनी में पैसा लगाई है तो दोस्तों उसमें में भी जो है वो अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों तीसरा जो है तो 1, 2, 3 सही होगा दोस्तों। पोर्टफोलियो निवेश दोस्तों ये दोस्तों पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा दोस्तों, ये प्रत्यक्ष निवेश में नहीं आया FII। तो दोस्तों यहाँ जो है D ऑप्शन हो जाएगा। वायु प्रदूषण का दोस्तों इफेक्ट है, खांसी हो रही है दिल्ली में। चलिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक, मतलब दोस्तों जो भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अगर होगा दोस्तों तो भारतीय कंपनी है उसमें भी बहुसंख्यक जो विदेशी इक्विटी धारक शेयर जो होगा दोस्तों वो विदेश के लोगों का ज़्यादा होगा। विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित, अगर कोई कंपनी दोस्तों विदेशी वित्त मतलब पैसा जो है दोस्तों विदेश का लगाया है तथा भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, विदेशी कंपनी की सहायक जो कंपनी है इत्यादि सम्मिलित होती है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश इसमें सम्मिलित नहीं होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भौतिक संपदा जैसे कारखानों, भूमि, पूंजी, वस्तुओं आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी अपना धन लगाते हैं तो इसे प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कहा जाता है। मतलब दोस्तों प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कब कहा जाएगा, जब दोस्तों जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भौतिक संपदा दोस्तों जैसे जो है कारखाने में पैसे लगा दे, भूमि में लगा दे, पूंजी लगा दे, वस्तुएं लगाए,
तथा आधारिक संरचना दोस्तों तैयार करने में अगर पैसा लगाए। अधिकांशतः इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो बहुत से देश में जो है कंपनी चल रही है वो जो है ऐसा करती है। विज्ञान दोस्तों देखते हैं, भौतिक विज्ञान 11:59 एक भी भाई नहीं जुड़े। चलिए दोस्तों भौतिक विज्ञान देखते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों उसका गांव जो था व्यक्ति का 5 किलोमीटर पूरब दोस्तों इधर होता है, इधर था दोस्तों। उसके पास दिशा ज्ञान दोस्तों, दिशा ज्ञान के लिए दोस्तों कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारा को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारा की दिशा में चले, ध्रुव तारा के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रख कर चले, और ध्रुव तारा को अपनी दाहिनी ओर रख कर चले। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव तारा किस दिशा में होता है। दोस्तों ध्रुव तारा हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा में होता है। किधर होता है दोस्तों? उत्तर दिशा में। तो एक मिनट दोस्तों, ये मान लीजिए दोस्तों ये जो है हमारा ये उत्तर दिशा हो गया दोस्तों, ये उत्तर दिशा हो गया। ध्रुव तारा दोस्तों यहीं होगा कहीं। एक व्यक्ति है दोस्तों, वो ध्रुव तारा को जान रहा है कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में उसको दिख रहा है। उसको अपने गांव जाना है दोस्तों, पूरब ओर उसकी गांव होगा, मतलब दोस्तों उसका गांव जो है कहीं इधर होगा। पूरब तो दोस्तों इधर ही होगा, उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ये तो पता होगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों जब उसे जो है पूरब जाना है, तो पूरब मतलब इधर जाना है, तो दोस्तों वो जो है अगर इधर जाना चाह रहा है दोस्तों, उत्तर इधर है और दोस्तों उसको पता है कि पूरब इधर जाना है, तो इसको हाथ दोस्तों अब इधर का मुँह करके चलेगा। तो ये जो हाथ होगा दोस्तों इसका जो है ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, तो ये कौन सा हाथ होगा दोस्तों? दायां होगा कि बायां होगा? तो दोस्तों ये बायां हाथ होगा। तो बाईं ओर दोस्तों रख कर, हाथ को उत्तर दिशा के बाईं ओर रख कर, मतलब ध्रुव तारा को बाईं ओर रख कर अगर चल दे दोस्तों तो आराम से पहुंच जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आकाश में सप्त ऋषि किसी निश्चित स्थिर बिंदु के परितः घूर्णन करते हुए दिखाई देता है, और यह बिंदु एक तारा है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में होता है, जिसके सापेक्ष अन्य दिशाओं की पहचान संभव होती है। ध्रुव तारा को पीछे रखते हुए आगे बढ़ना हमें दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है, और बाएं रखकर आगे बढ़ना पूर्व दिशा की ओर ले जाता है। 68 दोस्तों, यदि केशिकात्व की परिघटना नहीं होती तो दोस्तों केशिकात्व मतलब दोस्तों एक बहुत ही पतला दोस्तों, जैसे बाल के समान दोस्तों पतला जो है पेड़ों में एक जो है दोस्तों छिद्र होता है पूरा जो है, उसी को केशिकात्व बोलते हैं दोस्तों। उसकी परिघटना नहीं होती दोस्तों, तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, जो किरासन के तेल से दोस्तों हम जो है डिबरी जलाते हैं। कोई मृदु उपभोग करने के लिए स्टवा का प्रयोग नहीं कर पाता। और दोस्तों अगला, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और दोस्तों चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। अरे बड़े पेड़ दोस्तों, पेड़ नहीं, पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? इसमें ये पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा? चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, केशिकात्व का मतलब हमने बताया है बाल के समान छिद्र दोस्तों, उससे दोस्तों हम जो है जैसे किरासन की ये डिबरी हो गई दोस्तों केरोसिन की, इसमें केरोसिन डाल देते हैं दोस्तों, और एक जो है हम जो है कपड़ा लगा देते हैं दोस्तों, ये या एक जो है बाती डाल देते हैं कपड़े की, और दोस्तों धीरे धीरे केरोसिन दोस्तों आग जलाते हैं यहाँ से, तो केरोसिन दोस्तों उसको जो है पकड़ के दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जाता है और डिबरी जलती रहती है। तो इसका मतलब दोस्तों केरोसिन की दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, अगर जो है केशिकात्व दोस्तों ये घटना केशिकात्व में दोस्तों वो धीरे धीरे जो है ऊपर जाता है। अगर ये घटना ना हो तो दोस्तों ये दिया जलना बुझ जाएगा। तो पहला सही हो गया।
कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं होगा। स्ट्रा मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे नारियल पानी में दोस्तों एक जो है प्लास्टिक का जो है आपको स्ट्रा दे देता है और उसको दोस्तों खींच के आप पानी पीते हैं, तो इसका दोस्तों इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप मुंह से खींचते हैं तो यहाँ दोस्तों केशिकात्व की घटना नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों ये वाला कानून गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाना। दोस्तों एक जो है पहले दोस्तों एक जो है कलम होती थी दोस्तों, उसमें स्याही डाला जाता था और मुख पर नुकीला होता था दोस्तों, और स्याही धीरे धीरे दोस्तों आती रहती थी और हम लिखते रहते थे, तो वो जो है मुश्किल हो जाता। तो सही बात है दोस्तों, वो मुश्किल हो जाता। और दोस्तों पेड़ों में दोस्तों पेड़ जो होते हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत पतली जो है दोस्तों, पतली जो है एक जो है छिद्र होता है, उसी के माध्यम से दोस्तों पेड़ों को भोजन मिलता है। अगर दोस्तों वो केशिकात्व की घटना नहीं होगी तो भोजन ऊपर नहीं जाएगा और दोस्तों पेड़ उगेंगे ही नहीं। तो यह भी बात सही है। तो दोस्तों एक भी सही हो गया, दो गलत हो गया दोस्तों, 3 और 4 सही हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। यदि केशिकात्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप जलाना मुश्किल हो जाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाती तथा बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्योंकि इन सभी घटनाओं के लिए केशिकत्व मूल उत्तरदायी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है दोस्तों? ग्राफीन का क्या महत्व है? इट इज ए वह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसके विद्युत चालकता उत्तम है दोस्तों ग्राफीन की। वह जब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों, अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ग्राफीन की बात कर रहा है दोस्तों। अब अगला, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुण पारदर्शिता उच्च होती है। और अंतिम, उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये बताना है। चलिए दोस्तों बताइए, तीसरा सही है कि गलत है? तीसरा गलत है दोस्तों, पूर्णतः सिलिकॉन का नहीं बना होता है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राफीन का दोस्तों, ये सही है। और अगला दोस्तों ये भी सही है, वह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। इसकी विद्युत चालकता होती है वो जो है उत्तम होती है, इसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, ये सही है। और अब वह अब तक जांच किए गए सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, तो यह भी सही है दोस्तों। सबसे जो है शक्तिशाली पदार्थों में से है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों यह भी सही है, यह भी सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो इसमें दोस्तों कौन गलत हुआ था? सिलिकॉन का। तो 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा दोस्तों। सिलिकॉन का गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए, ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। जहाँ तक एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है, जिसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, कोई लोग जुड़े नहीं, लग रहा है कि प्राइवेट में चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का नाम है दोस्तों IAS प्रिपरेशन चैनल, और फेसबुक पर भी इसे अपलोड करने वाला हूँ। अरे यार क्या बताऊं, चार्ज हुआ है, मेरी कभी लाइट नहीं।
आमंत्रित करते हैं। दोस्तों ये 2012 आईएएस प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट से ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। इसे हम जो है आमंत्रित करते हैं। दोस्तों